हेलो डियर, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि MSN2 का जो है मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, MSN2 का जो है आपको डिफरेंस भी बता चुका हूं। MSN2 का जो है आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो उसका जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर वीडियो देखिए, चैनल पर पड़ा है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चलिए, तो आज यहाँ पे आप जो देख रहे हैं आपके लिए MSN1, चूँकि आज मंडे है तो MSN1 का जो है मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस यानी अंतर स्पष्ट से करने से संबंधित जो प्रश्न होता है वहाँ से लेकर आए हैं। इसके लाने का मतलब होता है कि दो टर्मों के बीच में क्या अंतर है वो समझेंगे, और साथ में वो टर्म कहता क्या है, वो टर्म का मीनिंग क्या होता है, वो चीज़ को भी आप अच्छे से समझेंगे। समझ गए? तो चलिए करते हैं शुरू और यहाँ पे देखते हैं। आपके सामने जो चीज़ें हैं, पहला है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। यह फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है। तो चलिए बताते हैं। तो आपके सामने आप फर्स्ट ईयर से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ भी सकता है कि इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताएं। ये एक प्रकार के इम्यूनिटी का प्रकार भी है। समझ गए? तो चलिए देखिए, इधर है एक्टिव को सक्रिय रोग प्रतिरोधकता इम्यूनिटी को कहते हैं, और पैसिव होता है निष्क्रिय। समझ गए? देखिए दोनों में क्या अंतर है। इस प्रकार की इम्यूनिटी के उत्पन्न होने में समय लगता है। अगर किसी को आप जो है एक्टिव इम्यूनिटी के कोई अगर वैक्सीन देते हैं तो वह जो है समय से जो है आपके धीरे धीरे समय लगता है बॉडी में क्रिएट होने में। निष्क्रिय की जो बात है यह तुरंत बॉडी में उत्पन्न हो जाता है, दिए और काम करना शुरू कर देता है। इसके उत्पादन में व्यक्ति का यूमिन सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब ये जो एक्टिव है इसके उत्पादन में बॉडी भाग लेता है, बॉडी का हिस्सा जो है बॉडी हमारा भाग लेता है। ठीक है, इसके उत्पादन में व्यक्ति का यूमिन भाग नहीं लेता है, मीन्स बॉडी का जो यूमिन सिस्टम है वो भाग नहीं लेता है। किसमें? पैसिव में। यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। जो एक्टिव होता है यह धीरे धीरे काम शुरू करता है, बट यह लंबे समय तक आपके बॉडी को संक्रमणों से जो है सुरक्षा देता है। बट यह तुलनात्मक रूप से जल्दी शुरू होता है असर, लेकिन जल्दी समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, यह अधिक प्रभावी होता है। एक्टिव वाला लंबे समय तक चलता है, वह ज़्यादा प्रभावी होता है। यह कम प्रभावी होता है क्योंकि जल्दी ही खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे है, इसमें इम्यूनोलॉजिकल स्मृति, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है। एक्टिव में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी पाई जाती है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता इम्यूनो डिफिशियंट व्यक्तियों में उत्पन्न नहीं होती है। अब ये जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है यह वैसे व्यक्ति में नहीं उत्पन्न होता है जिसमें कोई इम्यून का रोग है। समझ गए? जिसमें अगर इम्यून सिस्टम सही नहीं है उसमें यह उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के रोग प्रतिरोधकता इम्यून डिफिशियंट व्यक्तियों में भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह व्यक्तियों में क्या होता है, दूसरे व्यक्तियों से प्राप्त किया जा सकता है। यह व्यक्ति को इम्यून सिस्टम कम होने पर भी जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, इसमें ह्यूमोरल तथा सेलुलर दोनों प्रकार की इम्यूनिटी शामिल होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें ह्यूमोरल और सेलुलर दोनों प्रकार की इम्यूनिटी शामिल होते हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल प्रकार की ही इम्यूनिटी होती है। चीज़ों को समझ गए? आगे चलिए। 8वां है एग्जाम्पल समझिए, यह निम्न प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। यह जो है निम्न प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। कैसे? किसी क्लिनिकल या सब क्लिनिकल संक्रमण के बाद उस विशिष्ट संक्रमण के विरुद्ध। अब मान गए आपको कोई संक्रमण होता है, ठीक है, अब वह संक्रमण के विरुद्ध अगर आपको जो है ये चीज़ें कोई वैक्सीन वगैरह आप देते हैं तो वो जो है आपको एक्टिव उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद टीकाकरण के पश्चात वैक्सीन देने के बाद जो है ये आपके उत्पन्न करता है बॉडी में। ठीक है, जबकि यह पैसिव वाला जो होता है यह गर्भवती माता से उसके गर्भस्थ शिशु में एंटीबॉडीज के स्थानांतरण द्वारा। अब जो महिला गर्भवती है उसके बच्चे को जो एक प्रकार से बॉडी को सुरक्षा संक्रमण से देता है वह जो है आपके कौन होते हैं, वह पैसिव प्रकार के होता है। चूँकि माँ के बॉडी से भी जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसको मिलता है एंटीबॉडी, तो वह जो है आपका एक प्रकार के क्या हो जाता है, पैसिव इम्यूनिटी हो जाता है। समझ गए? आगे है कोलोस्ट्रम दूध पिलाने से नवजात में। अगर माँ के दूध जो कोलोस्ट्रम दूध होता है जो पहले 1-2 दिनों तक जो है गाढ़ा पीला दूध आता है, वह जो होता है आपका वह कोलोस्ट्रम जो दूध मिल्क होता है वह बच्चे को एक प्रकार से इम्यूनिटी प्रदान करता है बॉडी में जाने के बाद। ठीक है, जो कि टेम्पोररी प्रकार से होता है। ATS होता है एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन लगाने के बाद टिटनस के जो विरुद्ध टीका जो उत्पन्न होता है यह भी जो है आपका एक प्रकार के क्या होता है, पैसिव ही होता है। समझ गए? तो माँ के गर्भवती महिला में जो प्राप्त होता है
उसके बाद जो है आपके कोलोस्ट्रम दूध जो मिलता है, ठीक है, बच्चे को एटीएस का जो इंजेक्शन लगाया जाता है, यह पैसिव उत्पन्न करता है, यह ज़्यादा दिन तक आपके बॉडी में काम नहीं करता है। लेकिन ये जो आपका ये वाला है, ये जो होता है वैक्सीन लेते हैं, बीसीजी का टीका वगैरह, या फिर बच्चे में हेपेटाइटिस का टीका वगैरह लेता है, ठीक है ना, तो ये या फिर कोई संक्रमण के विरुद्ध जो टीका लगाया जाता है, तो वह जो है आपके एक्टिव प्रकार के होते हैं। समझ गए चीज़ों को, वह लंबे समय तक चलता है आपके बॉडी में और वह सूक्ष्म जीवों से रोकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। तो आप एक्टिव पैसिव को आप लोग समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे चलिए। अब आप लोग को हम अल्सर पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। हम आप लोग को पेप्टिक अल्सर पढ़ाए हैं ना, वह दो प्रकार के होता है, एक होता है ड्यूडेनल अल्सर और एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। तो दोनों प्रकार के हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, एक होता है पेप्टिक अल्सर के दो प्रकार, एक ड्यूडेनल अल्सर और एक जो है आपके गैस्ट्रिक अल्सर पढ़ाए हैं। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं जाके वीडियो देखिए, यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है अल्सर के बारे में, तो नहीं देखिएगा नंबर कट जाएगा, ठीक है। बाकी प्रकार को यहाँ से समझ सकते हैं कि ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को जो है आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, जो ड्यूडेनल अल्सर कहने का मतलब है कि जो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाला एरिया जो होता है ना, उस एरिया में यह जो है होता है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है यह आपके आहार नाल से लेकर पेट के जो म्यूकस होता है उसमें हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है। चलिए देखिए, ड्यूडेनल अल्सर है, इसमें खाली पेट रहने पर दर्द होता है। ड्यूडेनल अल्सर अगर किसी को होगा तो उसमें खाली पेट रहेगा तो उसको दर्द होगा, खाने के बाद दर्द समाप्त हो जाएगा। जबकि गैस्ट्रिक अल्सर वाले को होता है कि इसमें भरे हुए पेट में व्यक्ति को दर्द लगता है, मतलब खाने के बाद दर्द होगा गैस्ट्रिक अल्सर वाले को। इसमें खाली पेट, इसमें भरे रहने पर दर्द होगा। इसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडरनेस पाई जाती है, मीन्स जो है इसमें जो हाइपोकॉन्ड्रिया होता है उस एरिया में जो है आपके टेंडरनेस पाई जाती है। जबकि इसमें एपिगैस्ट्रम के मिडिल टेंडरनेस पाई जाती है। एपिगैस्ट्रिन कहाँ होता है, जो आपके सीना से जो बिचला हिस्सा है, सीना के ठीक नीचे बीच में वह एपिगैस्ट्रिन होता है, उसके मिडिल में टेंडरनेस पाया जाता है। जबकि इसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में टेंडरनेस पाई जाती है, ठीक है। इसमें उल्टी अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उल्टी अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें उल्टी जो है होती है व्यक्ति को। समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि इसमें उल्टी अनुपस्थित होती है, अब्सेंट होता है, जबकि इसमें उल्टी जो है होती है व्यक्ति को। समझ गए। इसमें एसिड रिएक्शन होता है, मतलब इसमें ज़्यादा जो है अम्लीय प्रकृति होती है अधिक। इसमें एसिड जो है रिक्रिएशन सामान्य कम होता है, मतलब इसमें जो है अम्ल की उत्पादन अधिक होता है, जबकि इसमें अम्ल का उत्पादन जो है सामान्य से कम होता है गैस्ट्रिक अल्सर में, ठीक है। इसमें वेट लॉस नहीं होता है, इसमें वेट लॉस नहीं होता है, समझ गए। इसमें व्यक्ति को वेट लॉस हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसमें वेट लॉस हो जाता है, ओके। चलिए आगे चलिए। आगे है, इसके दर्द में एंटासिड प्रभावी होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को अगर एंटासिड दिया जाए तो उससे जो है ठीक हो सकता है इससे। इसके दर्द में एंटासिड अप्रभावी होता है, क्योंकि यह खाने के बाद दर्द होता है, इसमें अम्ल कम बनता है, इसलिए जो है एंटासिड प्रभावी कम होता है। क्योंकि एंटासिड क्या करता है, गैस को कम करता है रिफ्लेक्ट करके, ठीक है। तो इसमें रिक्रिएशन एसिड का ज़्यादा होता है अम्ल का, तो एसिड को ही तो कम करता है एंटासिड, जिससे गैस कम बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया, समझ गए। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पेन फूड रिलीफ पैटर्न पाया जाता है, अर्थात खाली पेट में जब दर्द है तो व्यक्ति फूड पेन रिलीफ पैटर्न पाए जाने का अर्थ है कि खाना खाने के बाद दर्द ठीक हो जाता है। समझ गए। आगे है, यहाँ फूड पेन पैटर्न पाया जाता है, अर्थात खाना खाने के बाद भी दर्द होता रहता है। क्यों, क्योंकि हम लोग देखें कि भरे पेट में भी यहाँ पे दर्द होता है, तो खाना खाने के बाद यहाँ पे दर्द जो है सही नहीं होता है, क्योंकि खाना खाने पर दर्द होता है, यहाँ खाना खाने के बाद दर्द जो है ठीक हो जाता है। समझ गए। आगे चलिए। इसमें मल में रक्तस्राव की उपस्थिति होती है, समझ गए। इसमें जो होता है मल में रक्तस्राव की उपस्थिति होता है, इसमें जो होता है खून की उल्टी होती है, समझ गए। और उल्टी के साथ में चूँकि खाना खाने के बाद ये सब चीज़ें होता है, तो जो है उसमें मल जो उल्टी होगा उसमें भोजन के भी अंश होंगे और रक्त का भी अंश होंगे, ठीक है। आगे चलिए, ये चीज़ें आप लोग देख लिए। अब इसी में एक आध पॉइंट और है, इसमें नौसिया वोमिटिंग नहीं होती है, इसमें नौसिया वोमिटिंग नहीं होती है, समझ गए। इसमें नौसिया वोमिटिंग उपस्थित होती है, समझ गए। इसमें पाए जाने की संभावना 25 से 50 वर्ष की उम्र के दौरान अधिक होती है, समझ गए। मतलब ये जो चीज़ें कह रहा है कि इसमें जो पाए जाने की संभावना है वह 25 से 50 वर्ष की उम्र के दौरान अधिक होता है, यह प्रॉब्लम, समझ गए। इसमें पाए जाने की संभावना 50 वर्ष की उम्र के बाद होता है। तभी देखते होइएगा जो व्यक्ति खाना खाता है उसको अनपच जैसे लगता है, और व्यक्ति को जो है खाना खाने के बाद जो है पेट दर्द वगैरह होता है। तो यही जो है गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर में अंतर है, समझ गए चीज़ों को। तो यह देखते होइएगा एडल्ट में ज़्यादा होता है ड्यूडेनल अल्सर, और यह जो है गैस्ट्रिक अल्सर में ज़्यादा होता है, ठीक है, बूढ़े में 50 वर्ष से ज़्यादा, ठीक है। आगे चलिए।
तो अब हम लोग जो यहाँ पे देखने चल रहे हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। मैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ। एक होता है आपका नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, NIDM, ठीक है। एक होता है आपको इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, IDDM इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। IDDM होता है, एक NIDM होता है। तो इस चीज़ को जो है आप, तो यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में, ठीक है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि टाइप 1 किसे कहते हैं, टाइप 2 किसे कहते हैं। जब हम लोग DM पढ़े थे, डायबिटीज मेलाइटिस जब पढ़े थे, तो वहाँ पे पढ़े थे डिटेल्स में लॉन्ग क्वेश्चन में। बाकी अभी अंतर पढ़ना है दोनों में, चलिए देखते हैं। टाइप 1 है, टाइप 2 है, समझ गए। देखिए यह एक ऑटो इम्यून रोग है। टाइप 1 उससे होता है जिसमें जो है आपका पहले से ही जो है गड़बड़ रहता है, समझ गए। तो इसमें ऑटो इम्यून रोग होता है, यह एक मेटाबॉलिक रोग होता है। मेटाबॉलिक अर्थात है कि हमारा बॉडी में जो चपाचय होता है वह सही नहीं हो पाता है, समझ गए। यानी हमारा बॉडी का जो सेल है वह इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है इंक्रीज हो जाता है, तो वह टाइप 2 होता है। लेकिन टाइप 1 में इसमें तो इंसुलिन बनता है सही से, लेकिन बॉडी जो है उसका उपयोग सही से नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन टाइप ऑटो इम्यून का मतलब है कि इसमें जो है या तो हो सकता है पेंक्रियाज खराब हो, पेंक्रियाज पर चोट लग गया हो, या किसी कारण से हो सकता है कि आपका जो इंसुलिन है वह निर्माण बाधित हो गया हो, इंसुलिन कम निर्माण हो रहा हो, जिसके कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता हो। तो यहाँ पे इंसुलिन प्रभावित रहता है, समझ गए। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन प्रभावित नहीं रहता है, यहाँ पे बॉडी का सेल जो है वह उपयोग इंसुलिन का नहीं कर पाता है। लेकिन यहाँ पे इंसुलिन ही प्रभावित रहता है, कम बनता है या न बनता है, जिसके कारण इंक्रीज रहता है ग्लूकोज लेवल। तो यह ऑटो इम्यून होता है, यह मेटाबॉलिक होता है, ठीक है। इसमें पेंक्रियाज जो है इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल नहीं कर पाता है। मैंने वही बताया कि इसमें जो पेंक्रियाज अग्नाशय है वह इंसुलिन नहीं बना पाता है। इसमें पेंक्रियाज इंसुलिन का उत्पादन करती है, लेकिन कम मात्रा में करती है, या फिर करती है तो हमारा बॉडी का जो सेल है जो उपयोग करना चाहिए ये ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए, वह नहीं हो पाता है, ठीक है। यह टाइप 1 मधुमेह की रोकथाम नहीं की जा सकती है। टाइप 1 जो मधुमेह है इसको आप जो है रोकथाम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए जो है हमेशा इंजेक्शन लेना पड़ता है। इसमें जो है आप रोकथाम कर सकते हैं, जैसे व्यायाम करके, बॉडी का एक्टिविटी रख के, दिनचर्या बदल के, आहार बदल के इसको टाइप 2 के रोकथाम कर सकते हैं, संभव है दवाई वगैरह लेकर। तो यह खासकर वैसे व्यक्तियों में होते हैं जिनमें एज बढ़ता है, मोटापा रहता है, समझ गए, तो उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होता है। बट ये जो चीज़ें हैं यह बच्चा में भी हो सकता है और सियाना होने पर भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। इसे बाल मधुमेह भी कहते हैं। टाइप 1 जो होता है इसे बाल मधुमेह भी कहते हैं, क्योंकि अगर किसी का पैंक्रियाज खराब है शुरू बच्चे से ही, या पैंक्रियाज ही नहीं है, तो उसमें यह शुरू से प्रॉब्लम रहेगा, तो उसको इंजेक्शन लेना पड़ता है फिर, ठीक है। इसका उपचार सिर्फ इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा किया जा सकता है। वही मैंने बताया, किसी भी प्रकार के व्यायाम आहार द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जो टाइप 1 होता है यह सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इंसुलिन इंजेक्शन आता है, जिसको लगाया जाता है, ठीक है। इसमें आप कितना भी व्यायाम कर लीजिए, कोई भी खाना भोजन परिवर्तन कर लीजिए, उससे नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन इसमें जो होता है इसका उपचार आप दवाई लेकर, इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेकर, संतुलित आहार लेकर, एक्सरसाइज करके, दैनिक कामों का परिवर्तन करके आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं, समझ गए। इसमें जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकांश बचपन में होती है। तो जिस बच्चे में, अगर बच्चा में ही जो है उसको अगर डायबिटीज़ है तो समझिए टाइप 1 होगा, ठीक है। DM जो है 1 होगा, समझ गए, कहीं ना कहीं उसका पैंक्रियाज प्रभावित है। और यह जो होता है एडल्ट डायबिटीज़ कहते हैं, क्योंकि यह अधिकांश वयस्क लोगों में होता है, 35 40 30, समझ गए। 55 60 में तो आम बात हो जाता है आजकल डायबिटीज़ होना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया डायबिटीज़ DM1 और DM2, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे चलिए। अब एक और क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन है, कहेगा डायबिटिक कॉमा और इंसुलिन कॉमा में क्या अंतर है बताइए। तो एक डायबिटिक कॉमा है और एक जो है आपका इंसुलिन कॉमा है, इन दोनों में क्या अंतर है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने से जो कॉमा की स्थिति उत्पन्न होती है उसे डायबिटिक कॉमा कहते हैं। माय डियर, डायबिटिक कॉमा देखते हुए या कभी कभी किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा जो है आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है कि व्यक्ति में बेहोशी छा जाता है, ठीक है, कोमा में चला जाता है बहुत ज़्यादा, जिसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उस स्थिति को जो है हम लोग डायबिटिक कॉमा हो जाता है व्यक्ति को। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल स्तर से नीचे चले जाने से जो स्थिति उत्पन्न होती है इनसे इंसुलिन कॉमा कहते हैं। इंसुलिन कॉमा कहने का मतलब है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बनेगा तो क्या होगा, इंसुलिन सही मात्रा में अगर हमारे बॉडी में नहीं बनेगा तो वह ग्लूकोज को नियंत्रण नहीं करेगा, ठीक है। तो
यहाँ पे जो है आपकी ये चीज़ें हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इंसुलिन के ना काम करने से सही से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो डायबिटिक कॉमा आ जाएगा। और अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा जो है आपका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनने लगे और इस कारण से, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि डायबिटीज़ का अधिक जो है दवाई लेने से भी, जो है ओवरडोज ले लेने से भी, इंजेक्शन का या टैबलेट का, व्यक्ति का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वह नॉर्मल से नीचे अचानक से आ जाता है। तो उससे जो है व्यक्ति में इंसुलिन कोमा की उपस्थिति हो जाती है। ठीक है, समझ गए। इसमें मुंह सूख जाता है। अब ये डायबिटिक कॉमा है, ब्लड शुगर लेवल हाई होने से होता है, तो इसमें मुंह सूख जाता है। चीनी वाला लोगों को देखिएगा प्यास ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बार बार पानी पिएगा, भोजन जो है बहुत ज़्यादा जो है करने लगता है, ठीक, भूख बार बार लगने लगेगा। तो ये जो है आपके डायबिटिक कॉमा के लक्षण है। इसमें पैर की अंगुली, मुंह एवं हाथ की अंगुली में नंबनेस हो जाते हैं। ठीक है, तो पैर की अंगुली, मुंह में और हाथ की अंगुली में नंबनेस आ जाता है पेशेंट का। ठीक है, इसमें त्वचा ड्राई होने लगता है डायबिटिक कोमा में। इसमें त्वचा जो है आपका ठंडी और क्लेमी हो जाती है। तो देखिए, डिफरेंस का मतलब ही होता है कि अंतर। तो अंतर जो होता है माइनर अंतर होता है, एक में होगा एक में नहीं होगा, एक में ए होगा तो एक में दूसरा होगा, यही अंतर होता है ना। तो यही डायबिटिक कोमा है, यही इंसुलिन कोमा है। यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल अधिक बढ़ने से होता है, यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल कम हो जाने से होता है कोमा। इसमें मुँह सूख जाता है डायबिटीज बढ़ने से, इसमें ग्लूकोज नीचा चला जाता है तो हाथ पैर मुंह के जो है नंबनेस छा जाता है। इसमें स्किन ड्राई हो जाता है ब्लड शुगर बढ़ने से, तो इसमें जो है स्किन ठंडी और क्लेमी हो जाती है। समझ गए। इसमें शुगर लेवल जो है 300 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है। इसमें सीरम ग्लूकोज लेवल 50-55 DL से कम हो जाता है, तो इंसुलिन कोमा आ जाता है। समझ गए। तो इस चीज़ को समझिए कि डायबिटिक कोमा वह कोमा होता है जो ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई होने से हो जाता है, और इंसुलिन कोमा वह कोमा है जो ग्लूकोज लेवल काफ़ी कम हो जाने से होता है। काफ़ी मतलब 50-55, और यहाँ मतलब 300-350 से अधिक हो जाता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबको कोमा ही लग जाता है, सबको नहीं लगता है। 400-400, 500-500 व्यक्ति को जो है लेवल रहता है तो उसको कोमा नहीं लगता है। तो जिसमें लग जाता है उसकी बात कर रहे हैं। इसके लक्षण में निर्जलीकरण होना, पेट में दर्द होना, उल्टी, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, यूरिन में ग्लूकोज आना, शुष्क त्वचा, कम रक्तचाप होना, तेज नाड़ी, ये सब जो है आपका, जिसका चीनी का लक्षण होता है, चीनी बढ़ने से कि जल का कमी होता है, इसीलिए बार बार प्यास लगता है व्यक्ति को, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प आता है। समझ गए। उल्टी होता है, इसमें जो है ग्लाइकोसूरिया होता है, मतलब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा निकलने लगता है। शुष्क त्वचा जो है व्यक्ति का ड्राइनेस छाने लगता है, रक्तचाप कम जाता है। समझ गए। चीनी बढ़ने से तेज नाड़ी दर व्यक्ति का बढ़ने लगता है, हार्ट बीट। समझ गए ना। तो ये सब होता है। इसके लक्षण भूख लगना, धड़कन तेज होना, समझ गए, सिर दर्द होना, ऐंठन होना, रक्तचाप हाई हो जाता है व्यक्ति का, तेज नाड़ी दर यहाँ भी होगा, सफ़ेद व गीली त्वचा हो जाता है, व्यक्ति में मूर्छा भी आ जाता है। तो ये जो है आपके माइनर दोनों में लक्षण देखिएगा। इसमें रक्तचाप कम तो इसमें रक्तचाप हाई, नाड़ी तेज इसमें भी, नाड़ी तेज इसमें भी। समझ गए। इसमें त्वचा सूख जाएगा तो इसमें त्वचा गीली होने लगेगा, पसीना आने लगेगा, व्यक्ति में मूर्छा लग जाएगा। समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए, इसमें मूत्र में शर्करा व कीटोन बॉडीज पाए जाते हैं, यही ग्लाइकोसूरिया है। इसमें शर्करा व कीटोन बॉडीज मूत्र में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। CO2 जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। समझ गए। इसमें CO2 जुड़ने की क्षमता समान रहती है। तो ये जो है आपके हो गए अंतर डायबिटिक कोमा, इंसुलिन कोमा में। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे गैस्ट्राइटिस क्या होता है, कोलाइटिस क्या होता है। आपको एक चीज़ मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जिसके लास्ट में ITS लगा रहेगा, ITIS, जिसके लास्ट में लगा रहेगा, समझ जाइएगा कि यह इन्फ्लेमेशन को बता रहा है। ठीक है। और इन्फ्लेमेशन के मतलब आप समझते हैं कि सूजन होना, लालिमा होना उस जगह पर। ठीक है। सूजन होना, लालिमा होना, दर्द होना, ये सब इन्फ्लेमेशन में आता है। ठीक है। तो आपको एक चीज़ और समझना है कि जहाँ भी जो है गैस्ट्राइटिस की बात होगी तो वह जो है अंदरूनी पेट का समस्या को बताएगा। ठीक है, पेट के प्रॉब्लम को। और कोलाइटिस का मतलब होता है कोलोन से रिलेटेड होता है, तो यह बड़ी आंत का भाग है। ठीक है। और गैस्ट्राइटिस जो है आपके अमाशय के अंदरूनी जो है चीज़ों को बताता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, ये दोनों में अंतर देखिए। यह अमाशय के सूजन का एक रोग है। मैंने पहले ही बताया कि यह पेट अमाशय को जो है बताता है। तो गैस्ट्राइटिस जो है आपके, यह अमाशय की अंदरूनी सतहों का समस्या है, एक रोग है। ठीक है। कोलाइटिस है, यह बड़ी आंत का एक रोग है, बड़ी आंत के सूजन को कहते हैं। ठीक है। चूँकि बड़ी आंत का कोलोन हिस्सा है, इसमें गैस्ट्राइटिस में जी मचलना, पेट फूलना, उल्टी होना इसके मुख्य लक्षण है। गैस्ट्राइटिस में होता यह है कि इसमें व्यक्ति को जी मचलता है,
पेट फूलता है, उल्टी होता है, यह इसके कुछ मुख्य सिम्टम्स है, लक्षण है। ठीक है, इसमें कोलाइटिस में चूँकि यह भी पेट के ही हिस्से में होता है आपका बड़ी आंत, तो यह उदर में ऐंठन करता है, दर्द करता है, डायरिया इसके मुख्य लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को बड़ी आंत में कोई समस्या है, सूजन है, अल्सर है, तो उसको जो है उदर के एरिया में ऐंठन, क्रैम्प्स आते हैं, दर्द आते हैं, अतिसार, डायरिया इसके मुख्य लक्षण हैं। क्योंकि फिर जब आपका बड़ी आंत जहाँ पे लिक्विड का पानी का बहुत ज़्यादा अब्सॉर्प्शन होता है, अगर आपका बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम होगा तो वह जो है जल वाटर को अब्सॉर्प्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से आपका जो है लिक्विड जो है मुंह के रास्ते से, मल के रास्ते से निकलने लगेगा। तो डायरिया भी मुख्य लक्षण है। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस जीवाणु, अब हम जानते हैं गैस्ट्राइटिस, कोई भी आइटिस इन्फ्लामेशन जो है आपके संक्रमण के कारण, चोट के कारण या कोई चीज़ के दुरुपयोग के कारण भी होता है। तो गैस्ट्राइटिस भी उसी प्रकार से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, धूम्रपान करने से, शराब का सेवन अधिक करने से, एनसैड अधिक दवाइयों का उपयोग करना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो डिजीज होता है उसके दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ठीक है, सिंघेला, सल्मोनेला जीवाणु इसके मुख्य कारण है। और आपको पता होगा कि बुखार जो होता है, टाइफाइड, वह आंतों को प्रभावित करता है, समझ गए। उसी प्रकार से आपका हैजा, डायरिया, ये सभी आंतों को प्रभावित करता है। तो वही कहता है सिंघेला, सल्मोनेला, ये जो है आपके जीवाणु जो है ज़्यादा कोलाइटिस को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये तीन इसमें बता दिए आप लोग। अब गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस के बारे में समझ गए। ठीक है, आगे चलिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, एक है आपका हेमेटमेसिस और एक है हीमोप्टाइसिस। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी ये चीज़ को पढ़े हैं कि रक्त की उल्टी होना हेमेटमेसिस कहलाता है, और आपके जो बलगम में, स्पुटम में, थूक में ब्लड आता है उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। तो अगर पी बीच में रखिएगा, इधर भी हेमो इधर भी टाइसिस, बीच में पी रहेगा, समझ जाइएगा कि यह जो है बलगम में ब्लड के उपस्थिति को बता रहा है। मीन्स स्पुटम में, जिसको आम भाषा में हम लोग बलगम कहते हैं, थूक कहते हैं, उसमें अगर ब्लड आ रहा है तो उसे हेमोप्टाइसिस कहेंगे। और अगर खून के उल्टी हो रहा है या फिर उल्टी में खून की मात्रा आ रहा है तो उसे उल्टी के शब्दों में हम इसे हेमेटमेसिस कहेंगे। बीच में पी है नहीं है तो इसे हेमेटमेसिस कहेंगे। ठीक है, इसमें भी सीस है, इसमें भी सीस, इसमें भी हेमे है, इसमें भी हेम है, बीच में यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है, तो टी रहेगा तो उल्टी, और पी रहेगा तो मतलब सीधा बलगम में या थूक में आना। ठीक है ना, चीज़ों को समझ गए। आगे चलिए। अब यहाँ पे देखिए, इधर है आपका रक्त की उल्टी हेमेटमेसिस, और इधर है हेमोप्टाइसिस मीन्स रक्त निष्कीवन, मीन्स आप लोग समझते हैं कि बलगम में रक्त आना। ठीक है, इसमें उल्टी में रक्त पाया जाता है। व्यक्ति को जब उल्टी होता है उसमें या तो उल्टी में बहुत ज़्यादा रक्त की मात्रा होगा, या हल्का फल्का भी आएगा, या उल्टी का भी रक्त हो सकता है। तो यह जो है उल्टी के शब्द को बताता है। यह खांसने पर या थूकने पर जो है आपके रक्त आता है बलगम में, तो ये जो है आपका हेमोप्टाइसिस होता है। रक्त गहरा, भोजन मिश्रित व उल्टी के साथ बाहर आता है। अब जो उल्टी होता है तो उसमें द्रव भी रहता है, लिक्विड भी रहता है, भोजन का भी मात्रा रहता है। तो वही कहता है कि हेमेटमेसिस में रक्त डार्क कलर का रहेगा। ठीक है, भोजन वाला मिश्रित उसमें रहेगा रक्त में, और उल्टी के साथ में बाहर आएगा। तो ये जो है रक्त की उल्टी। ओके, इसमें हेमोप्टाइसिस में रक्त ब्राइट चमकीला लाल होता है जो खांसी के साथ बाहर आता है। समझ गए, इसमें भोजन के अंश नहीं होते हैं। समझ गए, एक बार में पूरी उल्टी ऊपर आ जाती है या कई बार में इसकी अधिक मात्रा निकलती है। अब होता यह है कि उल्टी हो सकता है तो एक बार में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फेंक देगा, या हो सकता है कि हल्का हल्का भी उल्टी आपका होता रहता है, तो ये मात्रा जो है होता है। लेकिन कई दिनों तक थूक व बलगम में रक्त आता रहता है। लेकिन जब जिसको थूक में, बलगम में, स्पुटम में जो है रक्त आता है, तो देखते होइएगा कि टीबी वाला पेशेंट में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। तो ये जो है कई दिनों तक आता रहता है लगातार। समझ गए। अपच, हेमेटमेसिस में अपच, पेप्टिक अल्सर अथवा अमाशय के अन्य रोग इसका कारण हो सकते हैं। अब ये जो होता है हेमेटमेसिस, रक्त की उल्टी, यह आपके अपच में, इंडाइजेशन में भी, पेप्टिक अल्सर होता है जो कि अभी ऊपर देखें उसमें भी, और साथ में अमाशय, पेट का अन्य रोग में भी ये चीज़ें आ सकता है। जैसे पेट में छाला पड़ना, समझ गए ना, गैस्ट्रिक अल्सर में, तो ये चीज़ें में आपके उल्टी का जो होगा उसमें रक्त आ सकता है। लेकिन रक्त हेमोप्टाइसिस में, टीबी में, कैंसर में, ब्रोंकाइटिस में आदि में ये चीज़ें हो सकते हैं। समझ गए, तो ये आपका हेमेटमेसिस और ये हेमोप्टाइसिस दोनों बता दिए। अब आगे चलिए। कि जानते हैं कि अभी तक ऊपर जो भी आप देखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे हम देखेंगे पैरासिंथेसिस क्या होता है, थोरासिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, अब देखा जाए आपका पैरासिंथेसिस को हम लोग जो है एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस भी कहते हैं, और थोरासिंथेसिस को जो है हम लोग थोरासेंटेसिस भी कहते हैं। समझ गए, या थोरासेंटेसिस भी कहा जाता है। ठीक है,
तो जिसे हम लोग थोरासेंटेसिस को वक्ष भेदन कहते हैं और पैरासेंटेसिस को हम लोग उदरीय गुहा भेदन कहते हैं। मतलब आप लोग जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पे बता दें कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, पैरासेंटेसिस के बारे में या थोरासेंटेसिस के बारे में 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चाहे एब्डोमिनल सेंटेसिस के बारे में पूछे या फिर थोरासेंटेसिस के बारे में पूछे, किसी एक के बारे में 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं या अंतर पूछ देगा तो अंतर भी आप लिख सकते हो। तो चलिए आपको हम समझाते हैं जिससे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपका बन जाएगा, समझ गए। इधर है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, इधर है थोरासेंटेसिस, समझ गए। एक चीज़ समझिएगा, उदर गुहा भेदन और वक्ष भेदन। माय डियर, उदर गुहा भेदन का मतलब होता है कि भेदना, मतलब उसमें कोई चीज़ प्रवेश कराना, ठीक है। उदरीय पैरासेंटेसिस का मतलब होता है कि इंजेक्शन जो सुई होता है ना, सिरिंज जो होता है, उस सिरिंज को जो है प्रवेश कराना उदर के गुहा में, मतलब उदरीय क्षेत्र में इंजेक्शन चुभोना, इंजेक्शन डालना ही उदरीय गुहा भेदन कहता है, ठीक है। थोरासेंटेसिस का मतलब होता है कि इसमें जो है चेस्ट के एरिया में सुई को प्रवेश कराया जाता है प्लूरल कैविटी में, समझ गए। तो यह वक्ष भेदन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे चेस्ट में इंजेक्शन को प्रवेश कराया जाता है और यहाँ पे जो होता है सिरिंज को एब्डोमिनल कैविटी में प्रवेश कराया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब क्यों कराते हैं, आप लोग समझिएगा। इस विधि के अंतर्गत जो है सख्त विसंक्रमी तकनीक के साथ, मतलब पैरासेंटेसिस, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस के अंतर्गत इसमें जो किया जाता है सख्त विसंक्रमी तकनीक के साथ उदरीय भित्ति से होते हुए, एब्डोमिनल वाल से होते हुए सुई जो है पेरिटोनियल कैविटी में प्रविष्ट कराई जाती है एवं पेरिटोनियल द्रव को बाहर निकाला जाता है। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि ये पैरासेंटेसिस इसलिए किया जाता है ताकि जो पेट में पानी भरा है उदरीय कैविटी में, समझ गए ना, पेरिटोनियल कैविटी में जो द्रव भरा रहता है, एसाइटिस जो हो जाता है, व्यक्ति को पानी भर जाता है पेट के एरिए में, तो उसके लिए पैरासेंटेसिस किया जाता है। व्यक्ति के जो है उदरीय वाल्व, मतलब उदरीय भित्ति से होते हुए इंजेक्शन को जो है चुभोया जाता है, डाला जाता है और वो पेरिटोनियल गुहा में प्रविष्ट कराकर जो है पानी को बाहर, पेरिटोनियल द्रव को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। आप लोग सुनते होइएगा, देखते होइएगा कि डॉक्टर जो है छाती में पानी भर जाने से, प्लूरल कैविटी में पानी हो जाने से जो है इंजेक्शन के द्वारा पानी निकालते हैं, तो वो थोरासेंटेसिस हो जाएगा। पेट के एरिया में अगर कहीं पानी भरा है तो उसमें जो है पैरासेंटेसिस किया जाता है, मीन्स इंजेक्शन डालकर पानी निकाला जाता है, ठीक है। थोरासेंटेसिस कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया में जो चेस्ट वाल्व होते हैं, छाती का जो भित्ति होता है, दीवार जो है छाती का, वक्ष का, जिसे वक्ष कहते हैं, उससे होते हुए प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा में एक सुई प्रविष्ट कराई जाती है एवं उसमें स्थित, उसमें मौजूद द्रव व वायु को बाहर निकाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति के छाती में, हम लोग जानते हैं कि प्लूरल कैविटी में हवा भी भर जाता है, ठीक है, द्रव भी भर जाता है। तो माय डियर, अगर किसी को हवा या द्रव भर गया हो अंदर तो ये तो प्रॉब्लम की बातें हैं। एक्स्ट्रा फ्लूइड और एक्स्ट्रा हवा अगर भर जाए तो दिक्कत है पेशेंट के लिए। तो उसको छाती में चीज़ें होता है तो उसको ये चीज़ें प्लूरल कैविटी में होता है, चूँकि प्लूरल कैविटी में स्पेस होता है एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो सकता है। तो उसके लिए थोरासेंटेसिस किया जाएगा हवा या द्रव को बाहर निकालने के लिए, समझ गए ना। उसी प्रकार से आगे देखा जाए, यहाँ पे इस विधि का प्रयोग असाइटिस में उपचारात्मक रूप से किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि इस विधि का उपयोग जो है एसाइटिस यानी पेट के आसपास, पेट के एरिए में पानी भरने के उपचार के लिए किया जाता है पैरासेंटेसिस। इसका उपयोग नैदानिक या उपचारात्मक दोनों रूप से किया जाता है, ठीक है। थोरासेंटेसिस निदान के लिए भी और उपचार के लिए भी दोनों रूपों में यह किया जाता है थोरासेंटेसिस, ओके। इंट्रा एब्डोमिनल दबाव को कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। पेट में दबाव को कम करने के लिए भी जो है आपके यह पैरासेंटेसिस किया जाता है, समझ गए। इसका उपयोग प्लूरल कैविटी में द्रव, पस, वायु भर जाने पर व फेफड़ों के अन्य रोगों के निदान हेतु किया जाता है। थोरासेंटेसिस जो किया जाता है यह प्लूरल कैविटी में द्रव भर जाना, पस भर जाना, वायु भर जाना, इस कंडीशन में फेफड़े के अन्य रोगों के निदान हेतु भी जो है किया जाता है और इस सब को बाहर निकालने के लिए भी किया जाता है। तो यही आपका हो गया
एब्डोमिनल पैरासेंटोसिस और ये हो गया थोरासेंटेसिस। अब ये जो किया जाता है इसके लिए आपका जो है बड़ा इंजेक्शन आता है, 20 ml का 50 ml का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए ना। तो डॉक्टर जो है जहाँ भी जिस भी एरिया में ये चीज़ें इंजेक्शन लगाना होता है पेट या छाती में, वहाँ पे जो है आपके एंटीसेप्टिक घोल से पहले अच्छी तरीक़ा से साफ़ कर देते हैं डॉक्टर। साफ़ करने के बाद जो है तब जाके इंजेक्शन वहाँ पे लगाते हैं, प्रॉपर दस्ताना वस्ताना सब पहन कर, और बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये प्रक्रिया करते हैं। क्योंकि समझिए अगर किसी को छाती में के एरिया से पानी निकालना हो और उस एरिया में इंजेक्शन लगाया जाता है, और किसी को पेट के एरिया में जो है पानी निकालना है पेट के एरिया से, तो वहाँ पे जो है इंजेक्शन डालकर पानी खींचा जाता है, तो ये प्रोसेस कितना दर्दनाक होगा, ठीक है ना, समझ सकते हैं। आगे चलिए आगे दिखाते हैं। अब आपके सामने है, एक है हाइपोवोलेमिया और एक है हाइपरवोलेमिया। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। हाइपोवोलेमिया, हाइपो मतलब क्या होता है कम, और हाइपर मतलब क्या होता है ज़्यादा। तो इधर कम है इधर ज़्यादा है, और वोलेमिया मतलब होता है आयतन, समझ गए ना। वोलेमिया मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, तरल के आयतन को हम लोग यहाँ पे वोलेमिया को इंडिकेट करते हैं। तो अगर हाइपर वोलेमिया है मतलब तरल का जो है मात्रा अधिक होना, हाइपर वोलेमिया, और हाइपोवोलेमिया मतलब तरल की मात्रा बॉडी में कम हो जाना, ठीक है। यही आपका हाइपोवोलेमिया, यही हाइपर वोलेमिया होता है। आगे चलिए, कहता है शरीर में आवश्यक द्रव की काफ़ी जो है कम होना हाइपोवोलेमिया कहता है। माय डियर, कहता है शरीर में रक्त, ठीक है, रक्त जो होता है उस रक्त में आवश्यक द्रव की मात्रा अगर काफ़ी कम हो जाता है तो उसे हाइपोवोलेमिया कहते हैं, जो कि पहले बता दिए। हाइपरवोलेमिया होता है शरीर में रक्त में आवश्यक द्रव की जो मात्रा है, मतलब शरीर में जो हमारा ब्लड है उस ब्लड में हम जानते हैं द्रव है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या है, पानी ही है। तो रक्त में जो आवश्यक द्रव की मात्रा होनी चाहिए वह ज़रूरत से अधिक होने की स्थिति को हाइपरवोलेमिया कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि बॉडी में तरल पदार्थों की मात्रा अत्यधिक हो जाना हाइपरवोलेमिया कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ये इधर कम हो जाना हाइपोवोलेमिया कहते हैं। तीव्र व कमजोरी नाड़ी, शुष्क त्वचा, निर्जलीकरण इसके लक्षण है। और किसी को अगर बॉडी में तरल का कमी होता है, हाइपोवोलेमिया होता है, तो उसमें नाड़ी दर तेज हो जाता है, समझ गए। उसके बाद शुष्क, उसका त्वचा ड्राइनेस हो जाता है, डिहाइड्रेशन बॉडी में जो है इसके होने लगता है, और यह सब जो है इसके प्रमुख लक्षण है, समझ गए। हाइपरवोलेमिया में क्या होता है, वजन बढ़ता है, व्यक्ति को तरल अधिक दिखाएगा तो वजन बढ़ेगा ही, ठीक है। रक्तचाप व्यक्ति का बढ़ा हुआ लगेगा, क्योंकि तरल ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो रक्तचाप बढ़ाएगा ही। सांस लेने में व्यक्ति को परेशानी होगा, जब रक्तचाप बढ़ेगा तो सांस लेने में परेशानी होगा। वह इसके सूजन भी हो सकते हैं, अत्यधिक तरल होने से बॉडी में सूजन भी बढ़ता है। तो हाइपरवोलेमिया ये हो गया, समझ गए, ये लक्षण है। उसके बाद है मुख मार्ग द्वारा तरल व पदार्थ की मात्रा को बढ़ाया जाता है, समझ गए। मुख मार्ग द्वारा तरल व द्रव पदार्थ की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगर किसके बॉडी में तरल की मात्रा कम है तो उसको आईवी मार्ग से या मुख के मार्ग से तरल या द्रव देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि कम है तो उसको पूर्ति करना है। अब यहाँ पे ज़्यादा है तो तरल या द्रव वही चीज़ें होता है, तरल व द्रव पदार्थ की मात्रा को सीमित की जाती है, लिमिट किया जाता है। नमक व सोडियम लेना भी प्रतिबंधित किया जाता है, समझ गए। तो जिस व्यक्ति के बॉडी में ज़्यादा तरल हो, ज़्यादा द्रव की मात्रा हो, तो उसको जो है द्रव इनटेक करने की जो मात्रा है उसको कम किया जाता है, समझ गए। तो जो द्रव लेने की मात्रा है उसको सीमित किया जाता है। साथ में जो नमक होता है और जो सोडियम होता है इसको भी लेना प्रतिबंध किया जाता है, समझ गए। क्योंकि इस कंडीशन में हम लोग देखे हैं कि रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है तरल अधिक होने से। तो अगर तरल अधिक है तो रक्तचाप अधिक होगा, व्यक्ति को सूजन भी रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर सोडियम लेगा व्यक्ति तो उसको और ज़्यादा रक्तचाप बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बॉडी में सूजन हो जाएगा। तो इसलिए नमक और सोडियम को प्रतिबंध किया जाता है, समझ गए। आवश्यकता अनुसार आईवी मार्ग द्वारा द्रव व इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ मुंह से भी दे सकते हैं अगर व्यक्ति कॉन्शियस है तो, और व्यक्ति अगर कॉन्शियस नहीं है, तरल कमी है, तो आईवी मार्ग से हम उसे जो है द्रव व इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, समझ गए।
मूत्र उत्सर्जन को प्रोत्साहित करने वाली औषधि डायूरेटिक दी जाती है। यहाँ पे आईवी मार्ग से द्रव देंगे, बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, बट यहाँ पे हाइपरवोलेमिया जो होता है उसमें हम पानी को निकालना है तो उसके लिए डायूरेटिक्स दवाई देते हैं, जिससे मूत्र ज़्यादा होता है तो व्यक्ति के बॉडी से जो पानी इकट्ठा है ज़्यादा वो भी निकल जाता है। समझ गए? तो यही आपका हाइपरवोलेमिया होता है, इधर हाइपोवोलेमिया होता है। दोनों में अंतर बता दिए, अब आगे चलिए। अब यहाँ पे है, एक है आपका डिस्पेप्सिया और डिस्फेजिया। यहाँ पे ध्यान रखिए, डिस्पेप्सिया है अपच है और डिस्फेजिया है निगलने में कष्ट है। पहले से भी आप जानते हैं। तो इधर डिस्पेप्सिया अपच है, इधर डिस्फेजिया है निगलने में कष्ट है। तो दोनों में क्या अंतर है देखिए। यह एक रासायनिक पाचन संबंधी गड़बड़ी है। अपच जो है आपका, यह एक रासायनिक पाचन से संबंधित गड़बड़ी होता है। समझ गए? मेटाबॉलिक गड़बड़ी है। लेकिन निगलने की कष्ट जो है यह पेशियों व तंत्रिकाओं संबंधी विकार है। अब जो व्यक्ति को कोई चीज़ खाना हो, कुछ भी चीज़ अगर निगलने में प्रॉब्लम हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वह पेशी और नर्व का जो है आपका समस्या है। ठीक है? पेशी व तंत्रिका का विकार है। समझ गए ना? इसमें पेप्सिन नामक गैस्ट्रिक जूस की एंजाइम की कमी पाई जाती है। ठीक है? दूसरा है कि इसमें पेप्सिन नामक जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसके एंजाइम की कमी पाई जाती है। आपको पता है कि पेप्सिन के कमी होता है, चूँकि पाचन में मदद करता है पेप्सिन। समझ गए? पेप्सिन हमारा आमाशय के भित्ति से ही सीक्रेट होता है। तो पेप्सिन अगर कमेगा तो क्या होगा कि आपका गैस्ट्रिक जूस की कमी होगा, जो कि एक पेप्सिन नामक गैस्ट्रिक जूस होता है। यह भोजन को पचाने में काफ़ी मदद करता है। और अगर पेप्सिन का कमी होता है तो उससे क्या होगा? अपच होगा। तो यह वही चीज़ें हैं कि यह पेप्सिन के नामक गैस्ट्रिक जूस के कमी के कारण होता है। इसमें भोजन को निगलने में कठिनाई जो है होती है। तो यही चीज़ें है। दूसरा पॉइंट है, इसमें भोजन को निगलने में व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है। ठीक है? उसके बाद है, इसमें आमाशय प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है। इसमें जो आमाशय में जो प्रोटीन बनता है उसको पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि पेप्सिन जो है प्रोटीन का भी पाचन करता है। तो जब पेप्सिन कम बनेगा, नहीं बनेगा, तो प्रोटीन का भी पाचन नहीं करेगा। तो यही अपच और यही निगलने की कठिनाई है। ठीक है? इसमें व्यक्ति को दर्द भी होता है। समझ गए? कष्ट होता है निगलने में, भोजन वोजन कुछ भी चीज़ें। तो ये जो है आपका अपच और इधर निगलने में कट, जिसे डिस्पेप्सिया और डिस्फेजिया कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इस प्रकार से जो है मैंने आपको जितना हो सके बता दिया, जितना इम्पोर्टेंट डिफरेंस था MSN 1 में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में, मैंने आपको बता दिया, पढ़ा दिया। ठीक है? अब इसका जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन शीट मिल जाएगा। आप लोग इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं, तब तक हम